हूँ अपने महागुरु की। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने महागुरु जी का, जिन्होंने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी सभी को अच्छी लगे और सभी के काम आए। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है मन। कभी-कभी हम अपने मन से ही परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते, विचलित हो जाते हैं। तो आज हम इस सेशन के द्वारा अपने मन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मन क्या है? ब्रेन ब्रेन एक भौतिक चीज के जैसा है। जिन भौतिक चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन मन माइंड एक ऊर्जा है। जैसे बिजली एक ऊर्जा होती है और हम उसे देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, ठीक ऐसे ही मन हमारा एक ऊर्जा है। मनुष्य के जीवन को बेहतरीन बनाने में मन का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि वास्तव में मन क्या है और कौन-कौन सी शक्ति है। मन के पास कौन-कौन सी शक्ति है? मन यानी हमारा माइंड। कंप्यूटर भाषा में अगर हम बात करें तो यह एक सॉफ्टवेयर है। हमारा मन जो है वो एक सॉफ्टवेयर है और हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्डवेयर है। और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये समझे कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे हम अपनी मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। कई बार मन की शक्ति का गलत प्रयोग करने के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, कठिनाइयां आ सकती है। जैसे बिजली का गलत इस्तेमाल होने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक ऐसे ही मन की ऊर्जा का भी गलत प्रयोग होने से जीवन में समस्याएं आ सकती है। मनोविज्ञान फिजियोलॉजी में हम मन को दो भागों में देखते हैं। नंबर 1 आता है चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, और नंबर 2 है अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा से हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन हमारी चेतन यानी कि एक्टिव अवस्था है, जिसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय करते हैं या कोई कार्य करते हैं। और अवचेतन मन तर्क और सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि पिछले जो अनुभव हैं उन्हीं के आधार पर अपने तरीके से काम करता है। चेतन मन हमारे जागते रहने तक ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन हमारे सोने के बाद भी काम करता है, यानी कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है, तो शुरू में उसे साइकिल को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, और संतुलन नहीं बना पाता। शुरू में कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो वो संतुलन नहीं बना पाता, थोड़ा डरा हुआ रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है, तब उसे साइकिल को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती और अब साइकिल अपने आप संभल भी जाती है। अब साइकिल चलाने वाला जो है वो किसी से बात करते हुए भी आसानी से साइकिल चला लेता है। तो शुरुआत में जब वह व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो वह अपना चेतन मन का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब बार बार वो करता है प्रैक्टिस, तो ये अनुभव जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके अवचेतन माइंड में स्टोर होने लग जाता है, और स्टोर होने के बाद धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन जो है एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है, जो अपने आप स्वचालित तरीके से अपने तरीके से कार्य करता है। अब हमारे शरीर में स्वचालित क्या है, जो अपने आप चल रहा है, वो क्या है हमारे शरीर में? सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब कार्य जो है अपने आप होते हैं, ये अवचेतन मन के द्वारा ही होते हैं। अब बात करते हैं कि चेतन मन की शक्ति क्या है। हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, उसके पास कौन सी शक्ति है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली शक्ति जो है वो है संवेदना, सेंसेशन पर नियंत्रण। हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ और हमारी स्किन, ये 5 इंद्रियां जो हैं, इन पर नियंत्रण हमारा चेतन मन करता है।
नंबर 2 आता है हलचल, मूवमेंट। चेतन मन को हम ऑर्डर देते हैं और हम अपनी इच्छा अनुसार अपने हाथ पैर जो है इन्हें इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। ये जो हलचल का काम है ये चेतन मन का कार्य है। नंबर 3 विचार, थॉट्स, विचार करना, ये चेतन मन का काम है। जब हम सुबह उठते हैं तब से रात को सोने तक विचार आते रहते हैं और सोने के बाद विचार नहीं आते, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता, वो सिर्फ जागते हुए काम करता है। इसलिए हमारे विचार जो हैं जब तक हम जागते रहते हैं तब तक ही चलते हैं। नंबर 4 तर्क करना, लॉजिक, कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना, जैसे कि कब, क्या, कैसे और क्यों, ये सब तर्क चेतन मन करता है। पृथक्करण करना, एनालाइज, किसी भी चीज को एनालाइज चेतन मन के द्वारा ही हम कर सकते हैं। नंबर 6 अर्थघटन, स्पष्टीकरण, चेतन मन ही किसी चीज का स्पष्टीकरण करता है। नंबर 7 है चेतन मन से ही सही अपॉर्चुनिटी का पता चलता है। नंबर 8 है सही और गलत की परख, चेतन मन ही करता है। और नंबर 9 है निर्णय लेना, सही गलत जानने के बाद निर्णय जो है वो चेतन मन लेता है। और नंबर 10 है अमल करना, एक्शन, एक्शन हम चेतन मन से ही लेते हैं। और नंबर 11 आता है पसंद नापसंद, मतलब हमारा सिलेक्शन, किसी भी चीज का सिलेक्शन हम चेतन मन से ही करते हैं। और नंबर 12 आता है, नंबर 12 इच्छाएं, डिजायर, किसी भी चीज की इच्छा जगाना चेतन मन का ही कार्य है। और नंबर 13 आता है अवचेतन मन के द्वार पर पहरेदारी करना, कोई भी गलत विचार या गलत बात हमारे अवचेतन मन में ना जाए, इसलिए चेतन मन उसकी पहरेदारी करता है। खराब और नेगेटिव विचारों को अवचेतन मन में जाने से रोकता है। दोस्तों ये तो हो गए चेतन मन के काम। अब हम अवचेतन मन के बारे में जानते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या क्या करता है। तो नंबर 1 आता है हलचल और संवेदना। जब तक हम जागते हैं तब तक तो चेतन मन ये सब काम करता है, लेकिन सोने के बाद भी हम करवट लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उस टाइम अवचेतन मन जो है वो चेतन मन की जगह पर ये सब काम करता है। रिफ्लेक्सिस, अचानक से होने वाले काम, अचानक से हमारा हाथ किसी गर्म चीज से टच हो गया तो हमें फील हुआ गर्म है, तो हमने अचानक से हाथ हटाया, हमने सांप को देख लिया, हम डर गए तो हम वहां से भाग खड़े हुए। और कभी कभी अचानक से ठोकर लगने जैसा हो जाता है और हम गिरते गिरते संभल जाते हैं। तो ये जो अचानक से होने वाले काम हैं ये अवचेतन मन द्वारा होते हैं। नंबर 3 आता है दूर संवेदना, टेलीपैथी। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क में, मन और मस्तिष्क यहाँ दोनों का यूज हो रहा है, मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट किया हुआ है जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन आज तक किसी ने नहीं बनाई है। लेकिन हम इस ट्रांसमीटर और रिसीवर को चलाना नहीं जानते, इसी का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की बातों को जान सकते हैं। इसलिए टेलीपैथी हमें पता होनी चाहिए, टेलीपैथी कैसे होती है। और नंबर 4 आता है याद शक्ति। याद शक्ति के 3 स्टेप होते हैं, रजिस्टर, स्टोरेज और रिकॉलिंग। अब रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन करता है, जबकि स्टोरेज जो है वो अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। कोई भी बात अगर स्टोर हो जाती है अच्छे से तो हमेशा याद रहती है, तो अगर स्टोरेज अच्छे से हो जाए तो रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। नंबर 5 आता है अंतरात्मा की आवाज। जब भी हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं तो हमारे अंतर मन से एक आवाज आती है, ये काम गलत है, मत कर। भगवान ने इंसान को गलत काम करने से रोकने के लिए एक उसके भीतर एक रडार सेट किया हुआ है जो अवचेतन मन के नियंत्रण में है। नंबर 6 त्रिकाल ज्ञान। हमारे अवचेतन मन में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ नहीं छिपा हुआ है, यह भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार इसका आभास भी करा देता है। कभी कभी हमें फील हो जाता है कि आगे ये होने वाला है और वही हो जाता है। जैसे संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की थी। त्रिकाल ज्ञान, उन्हें त्रिकाल का ज्ञान था। नंबर 7 EQ, इमोशनल कोसेंट, भावना का गुणांक। उच्च IQ ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि EQ व्यक्ति को सफल बनाता है। उसके अंदर अच्छी भावनाएं होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कभी कभी कम ईक्यू के कारण बड़ी संस्था को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा देता है। जैसे अभिनेत्री दिव्या भारती, हिटलर, गुरुदत्त, इन सब का आईक्यू बहुत उच्च था, लेकिन इनका ईक्यू लेवल है वो बहुत कम था, तो इन सब ने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था इन सब ने। अब ईक्यू कैसे बढ़ेगा? अब ईक्यू बढ़ाने के लिए हमें अपनी पॉजिटिव भावनाओं को बढ़ाना होगा, सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। अब भावनाएं हमारे अंदर दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव भावना होती है, एक पॉजिटिव भावना होती है। तो अब प्रेम, दया, क्षमा, कृतज्ञता, प्रफुल्लता, फेथ, टॉलरेंस और करुणा, ये सब क्या है? सकारात्मक भावनाएं हैं। और डर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, सैडिज्म, चिंता, निर्दयता, ये सब क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। तो हमें जो है अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा, तभी हमारा ईक्यू लेवल है वो बढ़ेगा। नंबर 8, आयोजन करना। ज्यादातर प्लानिंग हम चेतन मन से करते हैं, इसको ह्यूमन प्लानिंग बोलते हैं, जिसमें हम अक्सर फेल हो जाते हैं और तब हम कहते हैं मैन प्रपोजेस बट गॉड डिसप्रोपोजेस। भगवान का तो कुछ बिगड़ा नहीं, बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते भगवान का तो कुछ, बिगाड़ सकते तो अपना ही बिगाड़ सकते हैं। किंतु जब हम अर्ध जागृत मन से प्लानिंग करते हैं तो यह डिवाइन प्लानिंग होती है, जो हर हाल में पूरी होती है। उन लोगों के लक्ष्य हमेशा पूरे होते हैं जो अर्ध जागृत मन द्वारा प्लान होते हैं। अवसर खड़े करना, नंबर 9 है अवसर खड़े करना। हमारा मन हमारे लिए अवसर क्रिएट करता है। नंबर 10 है विजडम, सही समय पर सही निर्णय लेना। अवचेतन मन की विशेषता है कि जब भी आप किसी गफलत में पड़ने वाले हो, निर्णय आप अवचेतन मन पर छोड़ दे, यह आपके विश्वास के अनुरूप ही सबसे उत्तम रिजल्ट लेकर आएगा। नंबर 11 है मेंटल क्लॉक। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन के पास एक नैसर्गिक घड़ी है जो कभी बंद नहीं होती, जो हमें सही समय पर उठा देती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को कमांड दे कि मुझे उस समय पर उठना है, तो मन बिना किसी देरी के उठा देता है। कभी कभी हमने देखा होगा कि अगर हम ध्यान से अपने माइंड को बोले कि हाँ सुबह इतने बजे जागना है, और वो अगर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है वो बात, तो हम ऑटोमेटिकली सुबह उठ जाते हैं। नंबर 12 है मेंटल कैलेंडर। मित्रों, जब भी हमें जो भी पाना है, हमारा जो भी लक्ष्य है, उसकी एक निर्धारित समय सीमा जरूर लिखिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही से कार्य कर पाएगा। आपको कोई भी गोल किस वर्ष प्राप्त करना है, सबका लिखित लेखा जोखा होना बहुत जरूरी है। नंबर 13 आता है हीलिंग पावर। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने लगातार सोच सोचकर अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न कर लिया था, और कैंसर इतना भयानक था कि मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया। उसके बाद उसको लुइस हे एक राइटर है, उनकी बुक मिली, यू कैन हील योर लाइफ। वो बुक उसने पढ़ी और उसने अपने एहसास, उसका पूरा प्रोसेस को समझा और अपने एहसास और अपनी भावनाओं को बदला, और 2 महीने में उसका कैंसर जड़ से खत्म हो गया था। और डॉक्टर भी हैरान हो गए थे ये सब देखकर कि अचानक से कैंसर चला कहाँ गया। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर जो है वो हमारे अवचेतन मन के पास है। यह कोई बीमारी उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। नंबर 14 आता है इच्छा मृत्यु। अपनी इच्छा मृत्यु हम खुद चुन सकते हैं, कहाँ मरना है, कब मरना है, किस स्थिति में मरना है। महाभारत में भीष्म पितामह है इस अवचेतन मन की शक्ति को यूज करना बखूबी जानते थे, तभी उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु ली थी। नंबर 15 आता है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। मन वचन कर्म की एक रूपता जो औरों को खुश करे, वही आध्यात्मिकता है। नंबर 16 आता है चुंबकीय शक्ति, अट्रैक्शन। हम सभी एक चुंबक है, ध्यान से सुनना इसको, हम सभी एक चुंबक है। अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद है।
किंतु हमें इस मैग्नेट को हमेशा रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। इसके लिए हम शबरी की तकनीक को अपना सकते हैं। शबरी की टेक्निक क्या थी? जैसे शबरी राम 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 बोलती चली गई, राम जी को आना ही पड़ा। तो ठीक ऐसे ही हमें टीम चाहिए, तो हमें टीम 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 पर बोलते जाना है। हमें पैसा चाहिए तो हमें पैसा 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 बोलना है। हमें पावर चाहिए तो हमें पावर 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 अनथक बोलते जाना है, बिना थके बोलते जाना है, बोलते जाना है। तो ये जो मैग्नेटिक पावर है, उस मैग्नेटिक पावर से ये सब जो हम बोलते रहेंगे कंटिन्यू, वो हमारी दुनिया में प्रकट जरूर होगा। हाँ, हम सभी जानते हैं इस चीज को। हम कभी बोलते हैं ना कि कोई भी गलत बात हमें नहीं बोलनी चाहिए, वो हो जाती है। तो अगर हम पॉजिटिव बातें भी बोलेंगे तो वो भी जरूर होगी। नंबर 17 आता है पेन कंट्रोल। शरीर के किसी भी अंग के दर्द को काबू में करना हमारे अवचेतन मन के पास है। नंबर 18 आता है निजी भगवान। दोस्तों, हर धर्म में भगवान से हम क्या चाहते हैं? प्रेरणा, ऊर्जा और मार्गदर्शन। यह सब अवचेतन मन हमें देता है, इसलिए हम इसे हर एक व्यक्ति का निजी भगवान भी कहते हैं। नंबर 19 आता है अपार सर्जन शक्ति। दोस्तों, ताजमहल, एफिल टावर, रिलायंस, ये सब अपार सर्जन शक्ति के उदाहरण हैं। हम सभी अवचेतन मन का इस्तेमाल कर अपनी मनपसंद सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। अब ये तो अब देखते हैं हम जो है 20 नंबर कि सारे विश्व के ऊपर असर। ये तो पर्सनल हो गए सबके। अब सारे विश्व के ऊपर अवचेतन मन का क्या असर था, उसके बारे में हम बात करते हैं। जब तानसेन ने दीपक राग गाया तो आग भड़क उठी। ताना रेरे ने राग मल्हार गाया तो बारिश होने लगी। सीता माता की एक कमांड से धरती फट गई और सिर्फ राम राम कहने से, राम राम लिखने से पत्थर तैरने लगे। ये कौन सा विज्ञान इन सब की व्याख्या करता है? यह सब अवचेतन मन की शक्तियां हैं। श्री श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतरराष्ट्रीय आश्रम में होते हैं, तब उनकी ध्यान साधना से बादल आते हैं और बरसते हैं। हम कभी भी आश्रम में जाकर यह सब देख सकते हैं। वहां के सांप, बिच्छुओं, हिंसक जानवरों में से हिंसा खत्म हो गई है। हिंसा नहीं है वहां पर, वहां हमेशा हरियाली रहती है। यह श्री श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना मात्र है। नंबर 21 आता है कंट्रोल ओवर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। कंट्रोल ओवर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। महान महर्षि योगी जिन्होंने श्री श्री रविशंकर और डॉक्टर दीपक चोपड़ा को मेडिटेशन सिखाया था, जब वह महर्षि योगी खुद योग साधना में होते थे, ध्यान में होते थे, तो वो हवा में ऊपर उठ जाते थे। इसको योजिक फ्लाइंग कहते हैं। हमारा अवचेतन मन बड़ा शक्तिशाली है। इसका हमारे शरीर के हर भाग पर पूरा काबू होता है। नंबर 22 क्रिएटिव थिंकिंग। एक होती है ऑर्डिनरी थिंकिंग, जो चेतन मन से हम करते हैं, और नंबर 2 होती है क्रिएटिव थिंकिंग, ये हम अवचेतन मन से करते हैं। दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी, पंडित रविशंकर, लियोनार्डो दा विंची आदि सभी ने क्रिएटिव थिंकिंग कर दुनिया को अनमोल रत्न दिया। लियोनार्डो दा विंची को वाइजेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। नंबर 23 स्वास्थ्य। जब भी हमसे कोई पूछता है कैसे हो, तो हम क्या कहते हैं? फाइन। यह कहने का तात्पर्य है कि हम अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर में पाचन शक्ति, श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति और हार्मोन पैदा करना आदि पर नियंत्रण करता है। जब भी चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, जब भी हमारे चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अगर हमारे अवचेतन मन तक जाती है, कोई भी नेगेटिव कमांड, तो इससे हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है।
तो हमें हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड देनी है, अपने मन को अपने आप ही अच्छे सुझाव देने हैं। जैसे मेरा स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था आज उससे भी अच्छा है, कोई भी नेगेटिव कमांड नहीं देनी है। अब हम बात करते हैं मन की विशेषताएं। चेतन मन जो है उसके पास 10% पावर है और जो अवचेतन मन है उसके पास 90% पावर है। दोस्तों, मन एक पहाड़, पानी में पड़े बर्फ के पहाड़ जैसा है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी से बाहर रहता है और 90% हिस्सा जो है वो पानी के अंदर रहता है। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन हमको दिखाई देता है और अवचेतन मन पानी में डूबे हुए पहाड़ की जैसा है, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वास्तव में होता है। चेतन मन जब हम जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है, उसके बाद वो अवचेतन मन के पास पहुंचता है। इस तरह चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके फिर अवचेतन मन के पास भेजता है। कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है। जब कोई इंसान की आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तब बोलते हैं कि उसकी मौत हो गई। वास्तव में जब अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है तब ऐसा होता है, तब हमारे शरीर की जो सारी क्रियाएं हैं जो अवचेतन मन कर रहा है वो सारी क्रियाएं बंद हो जाती है, तब बोलते हैं इंसान की मौत हो गई, ऐसा कहते हैं। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है और सभी का अवचेतन मन एक अलौकिक शक्ति के साथ जुड़ा होता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अब जैसे कोई इंसान कोमा में चला गया तो उसके ब्रेन ने तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन जो उसका अवचेतन मन है वो काम कर रहा है, वो एक्टिव है, तो वो कितना भी टाइम कोमा में रह सकता है। जब तक वो क्रियाएं चल रही है वो कोमा में है, और जिस दिन वो क्रियाएं बंद हो जाएंगी उस दिन वो डेड हो जाएगा। तो हमारा अवचेतन मन ही हमारी आत्मा है। नंबर 8 आता है मन का स्थान। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि मन हमारे शरीर में कहाँ पर है। ये जो कॉन्शियस माइंड है इसका तो स्थान है, दिमाग जो है वो तो हमारे सर के अंदर रहता है, उसका तो सबको पता है। लेकिन ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, बहुत लोग कहते हैं यहाँ होता है, यहाँ होता है, लेकिन वो कहाँ पर है? ये जो हमारा ब्रेन है वो हमारे सिर के अंदर होता है, और हमारा अवचेतन मन पेट के जठर के पीछे चेत तंत्रा की जाली में होता है। इसे हम पेट का मगज, नाभि चक्र, सूर्य चक्र इन नामों से जानते हैं। मन के विविध नाम। अब हम चेतन मन को किन किन नामों से जानते हैं? तार्किक मन, लॉजिकल माइंड, पृथक्करण मन, एनालाइज माइंड, लेफ्ट ब्रेन, आउटर माइंड, जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, ये हो गए हैं चेतन मन के नाम। अब अवचेतन मन को किस किस नाम से जानते हैं? इलॉजिकल माइंड, क्रिएटिव माइंड, राइट ब्रेन, अंतर मन, अज्ञात मन और अर्ध जागृत मन, सब कॉन्शियस माइंड। अब मन की अवस्थाएं, मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मन की 4 अवस्थाएं होती है। नंबर पहली आती है बीटा अवस्था, नंबर सेकंड आती है अल्फा अवस्था, और नंबर 3 आती है थीटा अवस्था, और नंबर 4 आती है डेल्टा अवस्था। अब नंबर पहली जो है बीटा तरंगे। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव होता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगे जो है 20 से 24 प्रति मिनट चल रही होती है, और उस टाइम पर पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था होती है। नंबर 2 अल्फा अवस्था। अल्फा अवस्था में मन थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय हमारी दिमागी तरंगे जो है 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, जिसे हम आधी सोई आधी जागी अवस्था कहते हैं, यानी कि अर्ध सुप्त अवस्था। नंबर 3 आती है थीटा अवस्था। थीटा अवस्था में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है। इसमें हमारी दिमागी तरंगे 5 से 8 के बीच प्रति मिनट हो जाती है।
इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था कह सकते हैं और इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं। इस अवस्था में हम अवचेतन मन के नजदीक होते हैं। इसी अवस्था में हमें वो चीजें याद रहती हैं, उनसे रिलेटेड सपने आते हैं, जो दिन में हमारे साथ घटित होता है उससे रिलेटेड सपने आते रहते हैं इस अवस्था में। नंबर 4, डेल्टा अवस्था। डेल्टा तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारी दिमाग की तरंगे पूर्ण रूप से शांत होकर 3 से 5 प्रति मिनट चल रही होती है। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश होते हैं। यह निद्रा 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास होती है। सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत और निष्क्रिय हो जाते हैं। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति, जो नंबर 2 पर थी, अल्फा स्थिति, अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए वो ही पर्याप्त है। दिन में जब हम जग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है, और जब रात को हम सो जाते हैं तब अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी स्थिति में, अब ध्यान से सुनना कि अब ऐसी स्थिति में अगर हमें कोई भी मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, तो हमें ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों एक्टिव अवस्था में होंगे। अब हमने जो पीछे देखी है तरंगे, उसमें अल्फा जो अवस्था थी, अल्फा अवस्था में हम अर्धसुप्त अवस्था में होते हैं। अब अर्धसुप्त अवस्था, और कोई भी मैसेज पहुंचाना है तो हमें आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ, मतलब दोनों ब्रेन एक्टिव होने, दोनों हमारे जो मन है वो एक्टिव होने चाहिए। तो ऐसी अवस्था हमें चाहिए। तो हमें अल्फा जो है हमारी अवस्था, उसका उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो अल्फा अवस्था में हम कोई भी मैसेज हमारे अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने देखा है कि मन पर अल्फा अवस्था का एक विशेष महत्व है। इस अवस्था के कई फायदे हैं, अल्फा अवस्था के कई फायदे हैं, इसलिए में एक बार अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव जरूर देने चाहिए। अल्फा अवस्था में हमारे शरीर में हीलिंग पावर, अल्फा अवस्था जो है वो हमारे शरीर में हीलिंग पावर को बढ़ा देता है, और हमारा शरीर आयु रहित इसी अवस्था के कारण ही बनता है। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तब हमारी एजिंग प्रोसेस, हमारे शरीर में एक एजिंग प्रोसेस चलता है जो उम्र के लिए होता है, हमारी आयु। जब अल्फा, और उस समय जो है हम प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो है तपस्या में अल्फा अवस्था में बैठे रहते थे और 500 साल तक जीते थे। अब बात करते हैं हम अल्फा अवस्था में कैसे पहुंचे, कैसे पहुंच सकते हैं हम अल्फा अवस्था में। नंबर 1, नेचुरली, कुदरती, और नंबर 2, अपनी इच्छा से। कुदरती, रात को जब हम सोने जाते हैं तब हमें नींद आई, आधी नींद में रहते हैं हम, और जब हम सुबह उठते हैं तब भी हम नींद में भी होते हैं, जगे हुए भी होते हैं। तो सोने और जागने का ये जो टाइम है वो अल्फा अवस्था के पास होता है, ये कुदरती होता है। हम इस टाइम पर भी हम मेडिटेशन, योग जो है हम कर सकते हैं, कोई भी मैसेज जो हमें पहुंचाना है वो पहुंचा सकते हैं। और नंबर 2, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से अगर हम चाहें तो इस अल्फा लेवल पर जा सकते हैं। उसका एक मेथड है रिलैक्सेशन की रीत, मतलब अपने आप को रिलैक्स करके जब चाहे हम अल्फा अवस्था में जा सकते हैं, और जाकर अपनी रिक्वेस्ट जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम सभी को अपने काम से जुड़े हुए सारे मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने हैं, ताकि हम जल्दी डायमंड बन सकें। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन में एक बार सभी को ये अभ्यास जरूर करना है। और इसी नेक विचारधारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।